हेलो, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं कविता वह जन्मभूमि मेरी। से पहले हम लोग देखेंगे कवि का जीवन परिचय। तो इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गांव में हुआ था। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इनके बारे में तमाम बातें आप इसको पढ़ सकते हैं। इनमें जो खास चीज़ है कि इन्होंने बालोपयोगी कविताएं भी बहुत लिखी है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता सुख को लेकर क्या देशभक्ति कविताएं तो उन्होंने लिखी है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बालोपयोगी कविताएं भी बहुत लिखी हैं। उनका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। जो खास है कि ये गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर भी इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। आइए देखते हैं कविता। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई पंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। एक कविता है, कविता से आए शब्दों के अर्थ पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जन्मभूमि यानी जहाँ हमने, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है। ठीक है, मातृभूमि का मतलब क्या है? वह जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया, जो माता समान हमारा पालन पोषण करती है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ जाएंगे। उसके बाद है कविता में शब्द आया है त्रिवेणी। त्रिवेणी यानी तीन नदियों का संगम, जो गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम होता है और ये प्रयाग में स्थित है। छटा यानी सुंदरता, पग यानी कदम, जैसा कविता में दिया गया है, पग पग पर छहर यानी कदम कदम पर। ठीक है, आगे देखिए, पुण्य भूमि यानी पावन भूमि, स्वर्ण भूमि यानी आध्यात्मिक धरती जहाँ धर्म का बोलबाला हो। ठीक, स्वर्ण भूमि का विलोम होता है लौ भूमि यानी जहाँ अस्त्र शस्त्र का बोलबाला होता है। अमराया यानी आम के बाग बगीचे या वन। मलय पवन, तो ये पवन यानी हवा, मलय एक पर्वत का नाम है जो दक्षिण दिशा में है, और यहाँ चंदन के वन है। तो इससे होकर जो हवा आती है वो शीतल और सुगंधित होती, जैसा कि चंदन का गुण होता है शीतल होना, सुगंधित होना। तो इसके स्पर्श से प्राणी मात्र के शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, मन भी तरोताजा हो जाता है। अब हम लोग अर्थ देखते हैं। कर्म भूमि यानी कर्म क्षेत्र, धर्म भूमि यानी कर्तव्य क्षेत्र, यानी भारत के बारे में कहा जा रहा है कि यही हमारा कर्म क्षेत्र है और इसी के प्रति हमारा कर्तव्य है। रघुपति यानी राम, पुनीत यानी पवित्र, दिया दिखाना यानी ज्ञान देना, और बुद्ध भूमि यानी ज्ञान की भूमि। गौतम बुद्ध की भूमि भी हम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया था, अनेक ज्ञान जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति की है, इसलिए इसको ज्ञान की भूमि कहते हैं। बुद्धि से बुद्ध, जो से बुद्ध की बुद्धि और जिससे ज्ञान मिल जाए वो बुद्ध हो जाता है, इसलिए यह बुद्ध भूमि है। तो हम लोग संदर्भ सहित इसका भावार्थ देखेंगे। जो हमारा सांकेताक्षर होगा वह जन्मभूमि से लेकर के स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो हम लोग एक अनुच्छेद का देखेंगे और उसके आधार पे प्रश्न भी है। तो आइए देखते हैं। तो जो पंक्ति है एक बार इसको देख लीजिए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता। ये पूरा पैराग्राफ आप देख लीजिए। अब हम लोग इसके भावार्थ देखते हैं।
सांकेताक्षर यहाँ है। उसके बाद देखिए संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के वह जन्मभूमि मेरी कविता से अवतरित है। इसके कवि कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ठीक है, प्रसंग है पद्यांश में भारत की विशेष तथा अद्भुत संरचना का वर्णन हुआ, अर्थात इसकी बनावट कितनी सुंदर वो हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि भारत की जो नक्शा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बाहें फैलाए खड़ा है। ठीक है, दो बाहें फैलाकर खड़ा है, तो यानी जिसका उत्तर दिशा उसका मस्तक हो जाता है और दक्षिण दिशा चरण के समान। आइए देखते हैं अब भावार्थ। पद्यांश में भारत को जन्मभूमि तथा मातृभूमि कहा गया है क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है तथा यही वो धरती है जहाँ हम पले बड़े हैं, जिसका अन्न जल ग्रहण किया है। माँ समान ही इसने हमें सारे सुख प्रदान किए हैं। तो इसकी संरचना के विषय में उल्लेख हुआ है कि अद्भुत है। इसके उत्तर दिशा में गगनचुंबी हिमालय है, अर्थात यही वह देश है जहाँ संसार का सबसे ऊंचा पर्वत विद्यमान है। इसके दक्षिण में समुद्र लहराता है, मानो इसके चरण अर्थात तट को छूकर वह आनंद से प्रफुल्लित है। यही वह महान देश है जहाँ गंगा, यमुना तथा त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। त्रिवेणी का अर्थ आपको पता है। इसके कदम कदम पर सुंदरता फैली हुई है, यानी भारत की जो बनावट है वो बहुत अद्भुत है। यह पावन भूमि है, इसे पुण्य भूमि कहा गया है क्योंकि यह पावन भूमि है, अर्थात यहाँ पुण्य कर्म किए जाते हैं। हम भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है कि भौतिक सुख के लिए कर्म नहीं किए जाते हैं, पुण्य प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। ये वह धरती है जहाँ कण कण में धर्म और अध्यात्म व्याप्त है। इस प्रकार कवि ने इसकी विशेष संरचना का उल्लेख करते हुए पाठकों के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना जगाना चाहता है। अब प्रश्न देखिए, मातृभूमि किसे तथा क्यों कहा गया है? उत्तर आप लिख सकते हैं। और हिमालय की विशेषता क्या है, यानी सबसे ऊंचा है। और हिमालय का भौगोलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व क्या है? इस तरह का प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे कि यानी भौगोलिक महत्व क्या है कि हमें ठंडी हवाओं से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं जो भारत की खेती इत्यादि के लिए बहुत योगदान देती हैं। यहाँ वन है जिनसे लकड़ियाँ मिलती है। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या है कि यहाँ कैलाश है, मानसरोवर है जहाँ जिसे हम पावन भूमि समझते हैं और ये हमारा धार्मिक स्थल भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। त्रिवेणी में कौन सी 3 नदियाँ हैं? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इस आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और अगले 2 अनुच्छेद जो है हम अगले वीडियो में देंगे, जिसे आप ज़रूर देखेंगे और उसको आप लिखेंगे भी। थैंक यू।